Assalamu alaikum. No, our topic is regulation and regulator. We will define regulation and regulator. It is linked with the previous topic, or it is a part of the main central theme, physiological regulation. In the previous lecture, we had discussed the one of the portion that is opposite of regulation and regulators, that was conformity and conformers. conformity किसे कहते हैं, उसमें हमने बात की कि एनिमल्स को हम दो बड़े कैटेगरीज में फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन की कैपेबिलिटी के बेस पे कि वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस को किस तरह हैंडल करते हैं। तो ओवरऑल एनिमल्स में अगर हम देखें तो दो मेन स्ट्रेटजी पाए जाते हैं एनिमल्स में। वो दो मेन स्ट्रेटजी, एक है कन्फर्मिटी की स्ट्रेटजी और एक है रेगुलेशन की स्ट्रेटजी। कन्फर्मिटी की स्ट्रेटजी में वो एनिमल्स आते हैं, वो स्ट्रेटजी या कन्फर्मिटी वो स्ट्रेटजी है जिसमें एनिमल एनवायरनमेंट के चेंजेस जो होते हैं इर्द गिर्द वेरिएबल्स में, जो भी वेरिएबल है, वो टेम्परेचर है, फूड है, या जो भी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, साल्ट कंसंट्रेशन है, जो भी है, इन सब में जिसमें भी वेरिएशन जिस डायरेक्शन में भी आता है तो एनिमल के बॉडी में भी उसी तरह का वेरिएशन या चेंजेस आते हैं। मतलब टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है। अगर साल्ट कंसंट्रेशन ड्रॉप हो रहा है एक्सटर्नल फ्लूइड में या बॉडी बॉडी के इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में, तो बॉडी के अंदर भी फ्लूइड के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो इनके बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या उसका यूज कम होगा। तो अकॉर्डिंगली जिस तरह एनवायरनमेंट के किसी वेरिएबल में, किसी फैक्टर में चेंज आ रहा है, उसी तरह इसके बॉडी में कन्फर्मिटी में उसके बॉडी में भी चेंज आता है। तो कन्फर्मिटी ये स्ट्रेटजी है कि जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर में जिस डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में, उसी डायरेक्शन में बॉडी उस चेंज को फॉलो करती है और उसके बॉडी की फ्लूइड में भी उसी एनवायरमेंटल फैक्टर में उसी के मुताबिक चेंज आता है। तो इसको हम कन्फर्मिटी की स्ट्रेटजी कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स को जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं उसको हम कन्फर्मर्स कहते हैं। यानी लेट से हमने इसमें पढ़ा, इसमें ऑस्मो कन्फर्मर, अक्सी कन्फर्मर और थर्मो कन्फर्मर, तीन फैक्टर सिर्फ हम, या इसके अलावा भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है। तो अक्सी कन्फर्मर्स ऑक्सीजन फैक्टर के बेस पे, ऑस्मो कन्फर्मर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक स्टेट के बेस पे, और थर्मो कन्फर्मर टेम्परेचर के बेस पे। नो, दिस इज द अपोजिट स्ट्रेटजी, रेगुलेशन एंड रेगुलेटर। हियर वी विल डिस्कस इट कि रेगुलेशन स्ट्रेटजी क्या है, और वो एनिमल जो रेगुलेशन की स्ट्रेटजी को यूज करते हैं उसको हम रेगुलेटर्स कहते हैं। तो रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन कन्फर्मिटी के अपोजिट है। मतलब ये एनिमल्स क्या करते हैं, इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वगैरह में किसी फैक्टर में चेंज आता भी है तो वो उस चेंज को फॉलो नहीं करते, बल्कि ये एनिमल कोशिश करते हैं कि अपने बॉडी के अंदर उस फैक्टर में चेंजेस अलाउ ना करे, बल्कि उसको एक खास रेंज में रखते हैं। लेट्स से टेम्परेचर है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 या 36.5 समथिंग इस तरह होता है, या 37.2 समथिंग, इस ये नॉर्मल रेंज है। तो अब हमारे बॉडी अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर ड्रॉप भी होता है या बहुत ज्यादा रेज भी होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कोशिश करेगी, यानी असर तो होगा एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर में चेंज, रेगुलेटर्स में असर होगा, ये नहीं है कि असर नहीं होगा। मतलब बाहर टेम्परेचर रेंज राइज हो रहा है, टेम्परेचर रेज हो रहा है, तो हमारे बॉडी पे असर होता है या नहीं होता? असर इस तरह होता है कि बाहर एनवायरमेंटल टेम्परेचर कोशिश तो करता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो उसके साथ, लेकिन हमारे बॉडी में ये एबिलिटी होती है कि वो मना करे उस चेंज को और रोकथाम करे उस चेंज की। यानी बॉडी के टेम्परेचर अगर बाहर एनवायरमेंटल टेम्परेचर लेट से ड्रॉप हो रहा है तो कोशिश होगी एनवायरनमेंट के इस ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप हो, लेकिन आवर बॉडी हैज मैकेनिज्म्स दैट रेजिस्ट दिस चेंज, और कोशिश करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप ना हो,
जिस तरह इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ड्रॉप होता है। यानी कोशिश की जाती है कि नॉर्मल रेंज में ही बॉडी का टेम्परेचर रखा जाए और इसके लिए मुख्तलिफ प्रोसेसेस वो करवाते हैं वो बॉडी या हमारे बॉडी। तो ऐसे एनिमल्स जो ये स्ट्रेटजी कि किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर में अगर बाहर चेंज आता भी है तो वो अपने बॉडी में उस चेंज को अलाउ नहीं करते, बल्कि रेजिस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो चेंज अकर ना हो बॉडी में उस फैक्टर में। ठीक है, तो ये एक फैक्टर के लिए भी एक एनिमल रेगुलेटर हो सकता है और दूसरे के लिए कन्फर्मर हो सकता है, ये भी जहन में रखिए। ठीक है, तो एक एनिमल एक फैक्टर के लिए रेगुलेटर हो सकता है, दूसरे के लिए कन्फर्मर हो सकता है। ओवरऑल एज अ होल रेगुलेटर या एज अ होल कन्फर्मर जरूरी नहीं है कि हर एनिमल हो। तो रेगुलेशन और रेगुलेटर क्या है? रेगुलेटर मैंने बता दिया, जो रेगुलेशन की स्ट्रेटेजी यूज करती है, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक कांस्टेंट रेंज में यूज यानी रखती है और साल्ट की कंसंट्रेशन है, वो टेम्परेचर है, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, वो किसी और आयन की कंसंट्रेशन है या जो भी एनवायरमेंटल या बॉडी का फीचर है, अगर वही चेंज बाहर आकर होता है तो उस चेंज को वो रेजिस्ट करते हैं, अंदर अलाउ नहीं करता कि चेंज हो। यानी बाहर एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज होता है तो अंदर अलाउ नहीं करता कि बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो। इसको रेगुलेटर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को रेगुलेशन कहते हैं। Organism that maintain relatively constant internal condition regardless of the condition in the external environment, यानी ये परवाह नहीं करते, अगर बाहर एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज होता रहता है तो उसकी वजह से तो बॉडी पे असर होता है कि असर ये होता है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर या कोई भी फैक्टर अगर अप एंड डाउन उसमें आता है तो हमारे बॉडी में भी उसका एक फोर्स आता है, बॉडी पे एक स्ट्रेस आता है कि टेम्परेचर ड्रॉप। यानी सर्दियों में हमारे बॉडी अगर हम गर्म कपड़े वगैरह नहीं पहनते तो सन बाथिंग नहीं करते, स्वेटर वगैरह नहीं पहनते, चादर वगैरह नहीं पहनते तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी अकॉर्डिंगली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के वजह से ड्रॉप होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी अलाउ करती है इस ड्रॉप को, बल्कि हमारी बॉडी में मैकेनिज्म इनिशिएट होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं इस ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर को और बॉडी के टेम्परेचर को रेज करने की कोशिश करते हैं नॉर्मल तक। ठीक है, नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश करते हैं। तो इस एबिलिटी को हम होमोस्टैसिस कहते हैं और फिनोमेना स्ट्रेटेजी को रेगुलेशन की स्ट्रेटेजी। और असल में यही मेन थीम फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, यानी सब एनिमल में आप देखें तो कुछ एनिमल्स आपको कुछ फैक्टर्स में ऑस्मोरेगुलेटर और कुछ एनिमल आपको बाज एनिमल आपको कन्फर्मर्स मिलेंगे, बाज आपको रेगुलेटर्स मिलेंगे या बाज दोनों मिल सकते हैं, कुछ फैक्टर के लिए रेगुलेटर, कुछ फैक्टर के लिए कन्फर्मर्स। So organism that maintain relatively constant internal condition regardless of the condition in the external, बाहर जो भी टेम्परेचर हो हमारी बॉडी कोशिश करती है कि 36, 37 इसी रेंज में रखे। ठीक है, अगर बाहर बहुत भी टेम्परेचर रेज हो जाए 45 तक, 42 तक, हमारी बॉडी कोशिश करती है कि इसी रेंज में रखा जाए, यानी 36, 37 में रखा जाए बॉडी टेम्परेचर। तो इसको रेगुलेशन कहते हैं और ऐसे एनिमल्स को रेगुलेटर्स कहते हैं जो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ। An animal is said to be a regulator if it uses internal control mechanism to regulate internal condition in the face of broad range of fluctuation in a particular external environment variable. Is it clear? An animal is said to be a regulator if it uses internal mechanism to regulate. यानी उस एनिमल को हम रेगुलेटर कहेंगे जो एक इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म या सिस्टम यूज करता है अपने बॉडी के इंटरनल कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, इन फेस ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन इन पर्टिकुलर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल वेरिएबल, यानी बाहर अगर बहुत ज्यादा बड़े रेंज में भी चेंजेस आ जाए, वो टेम्परेचर है, वो साल्ट कंसंट्रेशन है, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, कोई और गैस कंसंट्रेशन है, लेकिन उस तरह का चेंज हमारी बॉडी या किसी एनिमल की बॉडी अगर अलाउ नहीं करता और उसके पास ऐसी मैकेनिज्म हो कि उस चेंज को रेजिस्ट करे अपने बॉडी के अंदर, जो एनवायरनमेंट में चेंज अकर हो रहा है उस तरह का चेंज वो अलाउ नहीं करता अपने बॉडी के अंदर, उसके एंटी या काउंटर मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करते हैं ताकि वो उसका सामना कर सके और अलाउ ना कर सके उस चेंज को। तो इसको हम रेगुलेटर्स कहते हैं। रेगुलेटर use biochemical, physiological, behavioral and other mechanism to regulate their internal environment and maintain homeostasis. ये बहुत आसान एग्जांपल है। बायोकेमिकल, कोई मॉलिक्यूल वगैरह, लेट्स से बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि फ्यूल कंबस्टन करते हैं, हीट प्रोडक्शन करते हैं, थर्मोजेनेसिस करवाते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूलर बायोकेमिकल लेवल पे भी है
कि बायोकेमिकली वो अपने बॉडी के टेम्परेचर वगैरह को या मैकेनिज्म्स वगैरह को रेगुलेट करते हैं, साल्ट कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं बायोकेमिकल फिशेज वगैरह में। उसमें रेगुलेशन को अगर याद करे, मेमोराइज करे, रिव्यू करे, तो उसमें आपको बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स मिलेंगे, यानी बायोकेमिकल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। यानी बाज एनिमल में एक टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से या किसी और फैक्टर की चेंज की वजह से एक खास मैकेनिज्म इनिशिएट होता है, और वो खास मैकेनिज्म फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है और वो हैंडल करता है। यानी अभी मैंने हीट प्रोडक्शन का कहा, तो जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो हमारे मसल्स शाइवर करना शुरू करते हैं, शाइवरिंग करते हैं, स्केलेटल मसल वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, स्मॉल कंट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और उसका पर्पस यही होता है कि बॉडी टेम्परेचर, हीट प्रोड्यूस हो जाए बॉडी में और बॉडी के टेम्परेचर को ऊपर लेकर आए नॉर्मल तक। बिहेवियरल क्या चेंजेस है? यही बिहेवियर चेंजेस है कि हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, धूप में बैठते हैं, सूरज के सामने बैठते हैं हीट गेन कर इंक्रीज करने के लिए, स्वेटर वगैरह पहनते हैं, चादर वगैरह पहनते हैं, कैप्स पहनते हैं। इस तरह गर्मियों में फिर धूप में नहीं बैठते क्योंकि हीट गेन ऑलरेडी ज्यादा होता है, बॉडी टेम्परेचर को राइज का खतरा होता है। तो हम बिहेवियर चेंजेस करवा के, इस तरह बाज एनिमल डेजर्ट्स में जो रहते हैं तो दिन के वक्त बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, तो डेजर्ट एनिमल ज्यादातर एक्टिविटी वो रात के वक्त करते हैं, वो रात के वक्त सफर भी करते हैं, लेट से जो डेजर्ट्स में लोग रहते हैं। तो ये बिहेवियरल चेंजेस है। तो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज फिर रेगुलेशन के अंदर मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स के थ्रू हम उन एनवायरमेंटल चेंजेस को हैंडल कर सकते हैं और अपने इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर या किसी भी फैक्टर को नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश करते हैं। तो कोई बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल मैकेनिज्म्स के थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं, होमोस्टैसिस परफॉर्म करते हैं। Example इसके osmoregulators है, the animal which can maintain body fluid concentration that differ noticeably from the outside environment। तो एफएससी में आपने पढ़ा है, जो बॉडी की फ्लूइड की कंसंट्रेशन उसमें साल्ट्स और सॉल्वेंट की रेशो बरकरार रखती है एक खास रेंज में और उसको कम होने नहीं देती विद द ड्रॉप इन द एनवायरमेंटल फ्लूइड्स, या राइज होने नहीं देती विद द राइज इन द बॉडी एनवायरमेंटल फ्लूइड्स। तो ये यानी अपना एक रेंज होता है उसमें रखने की कोशिश करती है साल्ट, सॉल्यूट्स या आयंस की कंसंट्रेशन को बॉडी की फ्लूइड के अंदर, irrespective of the environmental changes in those factors. They can maintain the ion concentration of the body fluid above environmental level when placed in a dilute। यानी आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया एक एनिमल को और वो कोशिश कर रहा है कि वो अपने बॉडी की फ्लूइड के अंदर हाई कंसंट्रेशन में रख के सब साल्ट्स की, तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेटर। मतलब ऑस्मोरेगुलेटर्स क्या कर सकते हैं, वो एक लो कंसंट्रेशन, लो साल्ट्स या सॉल्यूट्स या आयंस कंसंट्रेशन वाली मीडियम में स्टिल अपने बॉडी की फ्लूइड में हाई कंसंट्रेशन में साल्ट्स, सॉल्यूट्स या आयंस रखते हैं। ठीक है, सो दे कैन मेंटेन द आयन कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड अबव एनवायरमेंटल लेवल। एनवायरमेंट में लेट्स से कम है तो ये, और इसका नॉर्मल रेंज हाई है, मतलब 10 की वैल्यू है, लेट्स से 10 मोलैरिटी से फ्लूइड होने चाहिए एक बॉडी में, और आपने उसके एनवायरनमेंट में लेट्स से 5 मोलैरिटी के साल्ट, सॉल्यूट्स वगैरह या फ्लूइड है, तो 10 मोलर सॉल्यूशन, 12 मोलर फ्लूइड ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो ये एनिमल्स, इनमें ये एबिलिटी होती है कि एक लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, सॉल्यूट्स वाले एनवायरनमेंट में एक हाई फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में यानी उस कंसंट्रेशन को हाई रख के, so they can maintain the ion concentration of a body fluid above environmental level when placed in dilute water and below environmental level when placed in concentrated water। ठीक है, यानी अगर कंसंट्रेटेड में रख के तो बहुत ज्यादा, यानी हमारे बॉडी के अंदर एक खास ऑस्मोटिक स्टेट है, ये हर फ्लूइड, हर आयन की एक खास कंसंट्रेशन है। तो अगर आप एक इर्द गिर्द ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हमारे एयर में, उस लेवल से उस अमाउंट में साल्ट्स वगैरह नहीं है जिस तरह हमारे बॉडी में है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, हाई रहता है, तो हमारी बॉडी की ये एबिलिटी कि इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में अगर बहुत ज्यादा कम भी साल्ट्स वगैरह आयंस हो तो वही केमिकल्स वगैरह बहुत हाई कंसंट्रेशन में हमारे बॉडी की फ्लूइड में वो ये बरकरार रखती है, तो इसको ऑस्मोरेगुलेटर कहते हैं। या अगर एक फिश है
और वो अपनी सी वाटर में रह रहा है, तो सी वाटर एक बहुत ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड फ्लूइड है एज कंपेयर टू द बॉडी फ्लूइड ऑफ द मेरीन फिशेस। तो मेरीन वाटर में जो फिशेस रहते हैं उनके बॉडी की फ्लूइड की साल्ट कंसंट्रेशन इंतहाई कम होती है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल वट एक्सटर्नल सी वाटर। सी वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन हाई, बॉडी फ्लूइड में मेरीन वाटर की साल्ट की कंसंट्रेशन कम। तो ये एबिलिटी के ये फिश, ये मेरीन वाटर का फिश किस तरह ये अपने बॉडी के फ्लूइड्स की साल्ट कंसंट्रेशन राइज होने नहीं देता, क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट में हाई है, तो इसके बॉडी को ये मसला होता है कि वो राइज हो जाए। लेकिन मुसलसल इसके पास ऐसे स्ट्रेटजीज होते हैं इस फिश के पास कि वो मुसलसल अपने नॉर्मल लो रेंज में अपने बॉडी की फ्लूइड के साल्ट की कंसंट्रेशन रखते हैं और राइज होने नहीं देता ड्यू टू द राइज इन द एक्सटर्नल साल्ट कंसंट्रेशन। तो इसको ऑस्मोरेगुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजी ऑफ दीज, यानी एक एनिमल को अगर आपने हाई कंसंट्रेशन मीडियम में रखा तो वो अपने बॉडी के फ्लूइड के कंसंट्रेशन अपने नॉर्मल रेंज जो एक्सटर्नल से लो होगा उसमें रखेगा, यानी लो करने की कोशिश करेगा, लो रखने की कोशिश करेगा। अगर आपने एक लो ऑस्मोटिक प्रेशर या लो कंसंट्रेशन वाली मीडियम में रखा एनिमल और उसके बॉडी फ्लूइड को ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, तो वो कोशिश करेगा कि अपने नॉर्मल रेंज तक रेज करे अपने बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स को। The osmoregulatory strategy of these animals is to discharge excess water in hypotonic environment, यानी अगर आपने डाइल्यूट वाटर में रखा है यहाँ पे इसी का कि स्ट्रेटजी पर क्या होगी osmoregulatory, अगर आपने हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखा है, लो कंसंट्रेशन वाले एनवायरनमेंट में रखा है, तो फिर ये क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ एक्सेस वाटर करेगा, ये इजाफी वाटर रिलीज करेगा। क्योंकि जब आप हाइपोटोनिक वाटर में रख देते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं किसी सेल को, तो उसको या एक बॉडी को, तो उसको मसला क्या होता है, एंट्री ऑफ वाटर का या बॉडी के डाइल्यूट होने का यानी कंसंट्रेशन ड्रॉप होने का खतरा होता है उसको। तो वो कोशिश करेगा कि इजाफी वाटर या ज्यादा से ज्यादा वाटर रिलीज कर सके, तो वो अपना कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड का मेंटेन रख सकेगा हाई। अगर वो वाटर एंटर हो रहा है और उस रेट से वो लॉस नहीं कर रहा है, तो बॉडी फ्लूइड डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजी, ऑस्मोटिक स्ट्रेटेजी इन एनिमल के पास क्या होती है, जब हाइपोटोनिक कंडीशन में को एक्सपोज होते हैं, यानी लो साल्ट कंसंट्रेशन, लो एनवायरमेंटल साल्ट कंसंट्रेशन मीडियम को एक्सपोज होते हैं, तो इनको मसला होता है डाइल्यूट होने का। तो डाइल्यूट होने से बचाने के लिए जो इजाफी वाटर इनके बॉडी में एंट्री करते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर ये रिलीज करते हैं, तो ये अपने बॉडी के अंदर अपने फ्लूइड के साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। इस तरह इसके अपोजिट जब हाइपोटोनिक कंडीशन में आप रख देते हैं, तो दे विल ट्राई टू कंजर्व वाटर, वो वाटर गेन करने की कोशिश करेंगे और वाटर लॉस को मना करेंगे, अपने बॉडी से प्रिवेंट करेंगे। तो इस स्ट्रेटजीज के थ्रू ये अपने बॉडी की फ्लूइड्स को हाइपोटोनिक में और हाइपोटोनिक कंडीशन में मेंटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं, ठीक है। अग्जी रेगुलेटर्स क्या है, तो वही अग्जी कन्फर्मर की तरह है लेकिन उसके अपोजिट है। वो एनिमल्स लाइक क्रस्टेशियंस, मोलस्क और तकरीबन सारे वर्टेब्रेट्स ये अग्जी रेगुलेटर्स है। अग्जी रेगुलेटर मतलब जो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिमांड करते हैं कि उनके बॉडी फ्लूइड में होना चाहिए और पर मिनट या उन सेल्स को या ब्लड में होना चाहिए, ठीक है। दे मेंटेन देयर ऑक्सीजन कंजम्पशन एट नियर स्टेडी लेवल, यानी अपनी बॉडी के अंदर उनके बॉडी फ्लूइड में एक स्टेडी या एक कांस्टेंट अमाउंट में ऑक्सीजन होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों केसेस में मसला होगा। अगर इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो ये कोशिश करेंगे कि इनके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हद से ज्यादा ना हो बल्कि नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश करेंगे। अगर इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन लेवल बहुत ड्रॉप हो गया तो ये कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा यानी नॉर्मल रेंज से ड्रॉप ना हो इनका ऑक्सीजन, यानी ये फिर कोशिश करेंगे कि अपने ऑक्सीजन लेवल रेस करें नॉर्मल तक। They maintain their oxygen consumption at near steady level even when environmental oxygen concentration fall. जब environmental oxygen concentration drop हो जाता है फिर भी ये नॉर्मल लेवल तक कोशिश करते हैं कि उसको रेस करे या रखते हैं। However, if the available oxygen becomes so limited that oxygen, ये एक रेयर केस है, एक्सेप्शन है, कि अगर बाहर ऑक्सीजन इतना ड्रॉप हुआ, इतना कम हुआ कि मजीद इसकी एबिलिटी नहीं है
कि फिर उसको हायर लेवल तक करे, ये भी एक लिमिट है, ऑस्मोरेगुलेशन की भी एक लिमिट है। इस तरह आप नहीं कर सकते कि लेट से बस जितना ज्यादा भी ड्रॉप हो ये हैंडल कर सकते। ये एडाप्टेशन पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सी रेगुलेटर है, वो इस पे डिपेंड करता है। यानी बाज एनिमल बहुत ज्यादा लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में भी सरवाइव करेंगे क्योंकि दे हैज द एबिलिटी टू अडॉप्ट, टू रेगुलेट, टू रेज देयर ऑक्सीजन लेवल टू नॉर्मल इन दैट वेरी लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट। बाद में इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी, इतनी ताकत नहीं होगी, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडाप्टेशन नहीं होंगे कि वो बहुत ज्यादा कम ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। इज इट क्लियर? So they maintain their oxygen consumption at near steady level even when environmental oxygen concentration fall। ये एक एग्जांपल, अगर राइज भी हो रहा है तो उसमें भी, लेकिन यहाँ पे हमने एक साइड का एग्जांपल लिया कि जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फॉल भी हो जाए, ड्रॉप हो जाए, फिर भी ये एनिमल एक कांस्टेंट रेंज में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रखते हैं, यानी ड्रॉप होने नहीं देते एनवायरनमेंट के जैसा। However, if the available oxygen become so limited that oxygen consumption cannot be maintained, अगर इतना ड्रॉप हुआ कि फिर उस एनिमल की ये एबिलिटी इतनी नहीं है कि वो इतने लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को बर्दाश्त कर सके, द एनिमल रिवर्ट्स टू ऑक्सीजन कन्फर्ट, तो फिर एनिमल रिवर्ट करता है ऑक्सीजन कन्फर्मिटी में, ऑक्सीजन कन्फर्मिटी तक यानी स्विच करता है, या तो फिर वो मर जाएगा अगर ऑक्सीजन कन्फर्म्ड हो जाता है, यानी हम सांस बंद कर देते हैं तो हम ज्यादा देर तक सांस नहीं बंद कर सकते क्योंकि एक खास लेवल है, अगर उस लेवल से ज्यादा ऑक्सीजन ड्रॉप हुआ ब्लड में तो फिर हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती। इज इट क्लियर? या एक खास लेवल है अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे अगर रेज आप सांस बंद कर देते हैं तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हो पा रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल रेज हो रहा है और जो आपका ब्लड है वो एसिडोसिस हो रही है, HCO3 यानी कार्बनिक एसिड बन रहा है, HCO3 माइनस आयन बन रहा है, तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहा है। सो वी कैन नॉट टॉलरेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम द राइजिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस वजह से ज्यादा देर तक हम सांस बंद नहीं कर सकते, एक खास लेवल तक बर्दाश्त कर सकते। इज इट क्लियर? तो रिवर्ट करना, इसमें बहुत ज्यादा बातें आती है लेकिन हम फिलहाल इसको यहाँ पे क्विट करते हैं, मतलब ये आगे नहीं जाते कि ऑक्सीजन कन्फर्मिटी को यानी किस तरह रिवर्ट किया जाता है बाज एनिमल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है थर्मोरेगुलेटर। थर्मोरेगुलेटर्स तो आसान है, थर्मोकन्फर्मर्स के अपोजिट है, that those animals that regulate the temperature of their body in the narrow range or in the wake of changing environmental temperature, keeping their body at a temperature simple short, वो animals जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक कांस्टेंट रेंज में रखते हैं irrespective of the changing environmental temperature। अगर बाहर environmental temperature में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन भी आता है तो इनकी बॉडी ये कोशिश करती है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल उस रेंज में रख के, एक खास रेंज डिफाइंड होता है हमारी बॉडी का जिस तरह 37, 36 ये है। सच एनिमल्स आर द होम्योथर्म्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स को हम थर्मोरेगुलेटर्स कहते हैं। बर्ड्स और मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। होम्योथर्म्स वार्म ब्लडेड एनिमल को कहते हैं जो मेंटेन रखते हैं एक कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या एक रेंज में। फॉर एग्जांपल, our body temperature is likely to be approximately 37 degree Celsius whether we are in a warm room or standing outside on a very cool day। अगर सर्दी में बाहर खड़े या एक बहुत गर्मी वाले दिन में एक बहुत गर्म जगह पे बंद है, फिर भी हमारे बॉडी का कोर टेम्परेचर एवरेज जो होगा वो 37 के राउंड होगा। क्लियर? तो यानी एनवायरनमेंट के टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करने की तो कोशिश करती है, लेकिन हमारी बॉडी ये कोशिश उसका नाकाम करती है, रेजिस्ट करती है होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के थ्रू, थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म के थ्रू। आवर बॉडी हैज यानी सिंपल वो एनिमल जो थर्मोरेगुलेट करते हैं उसको हम थर्मोरेगुलेटर्स कहते हैं। आवर बॉडी हैज मैकेनिज्म टू मेंटेन इट्स इंटरनल टेम्परेचर, ऐसे मैकेनिज्म्स है जिसको हम थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म कहते हैं। एंड दस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द सेल इन आवर बॉडी डू नॉट हैव टू कोप विद द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्बिएंट टेम्परेचर। ये उसके अपोजिट ऑस्मोकन्फर्मर्स में हमने बात की कि कन्फर्मिटी या कन्फर्मर्स एनिमल में, थर्मो कन्फर्मर्स में, सॉरी ऑस्मो नहीं, थर्मो कन्फर्मर एनिमल में हर सेल ने अलग-अलग हैंडल करना है उस टेम्परेचर ड्रॉप को, क्योंकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या नहीं करता, मेंटेन नहीं रखते एक कांस्टेंट रेंज में। एनवायरमेंटल टेम्परेचर ड्रॉप तो हर सेल का
टेम्परेचर भी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हर सेल ने इंडिपेंडेंटली खुद हैंडल करना है उस टेम्परेचर ड्रॉप को। यहाँ पे बॉडी फुल ओवरऑल टेम्परेचर चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हैंडल करती है बाय रेजिस्टिंग, यानी अंदर बॉडी के अंदर टेम्परेचर चेंज अलाउ नहीं करती एक खास रेंज से बाहर, ठीक है, उस खास रेंज के अंदर टेम्परेचर रखती है। तो सेल्स बेपरवाह होते हैं, सेल को ये फिक्र नहीं होती कि अब टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो मैंने हैंडल करना है टेम्परेचर ड्रॉप करना, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है इसका मतलब ये है कि आवर बॉडी हैज मैकेनिज्म टू मेंटेन, फुल बॉडी के पास मैकेनिज्म है इंटरनल टेम्परेचर को एक कांस्टेंट रेंज में रखना। दस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सेल्स, बॉडी में जितनी भी डिफरेंट किस्म के सेल्स है उसके सर पे ये जिम्मेदारी नहीं आती कि अलग-अलग वो हैंडल करेंगे इस टेम्परेचर चेंज इफेक्ट को, यानी अलग-अलग इफेक्ट नहीं होती क्योंकि फुल बॉडी उसको एक कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। कन्फर्मर्स में ये कंडीशन नहीं होता क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर चेंज होते हैं अकॉर्डिंगली विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टेम्परेचर, और इसी वजह से हर सेल का टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है। तो हर सेल ने फिर हैंडल करना होता है उस ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर इन द कन्फर्मर्स। यहाँ पे ऐसे कोई कंडीशन, फुल बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है खास मैकेनिज्म्स के थ्रू, तो सेल्स रिलैक्स होते हैं, उनको कोई खतरा नहीं होता कि अभी टेम्परेचर ड्रॉप होगा एनवायरनमेंट का तो हमारा टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा, तो हमने हैंडल करना है मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के थ्रू। क्लियर हुआ? अब कन्फर्मर एज वेल एज रेगुलेटर का क्या मतलब है? एक एनिमल कन्फर्मर भी हो सकता है एक पैरामीटर के लिए, एक वेरिएबल के लिए एनवायरनमेंट में, और दूसरे के लिए वो कन्फर्मर हो सकता है। क्लियर हुआ? An animal may not be exclusive regulator and conformers for all the variable of environment. एक एनिमल जरूरी नहीं है कि वो सब, यानी वो ऑस्मो कन्फर्मर भी हो, ऑजी कन्फर्मर भी हो और थर्मो कन्फर्मर भी हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। या सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए वो रेगुलेटर हो या वो ऑस्मो कन्फर्मर हो। तो जरूरी नहीं है कि एक एनिमल एक्सक्लूसिवली ही बस या रेगुलेटर होगा या कन्फर्मर होगा, यानी कुछ फैक्टर्स के लिए वो कन्फर्मर हो सकता है और कुछ फैक्टर्स के लिए वो वो रेगुलेटर हो सकता है। एन एनिमल may not be exclusively, मतलब टोटली अ रेगुलेटर। एक एनिमल जरूरी नहीं है कि वो टोटली रेगुलेटर होगा, यानी एक एनिमल टोटल रेगुलेटर या टोटल कन्फर्मर नहीं हो सकता ज्यादातर, ठीक है। कुछ फैक्टर्स के लिए वो कन्फर्मर, कुछ फैक्टर के लिए वो रेगुलेटर्स। तो एज अ होल उस एनिमल को हम कह सकते हैं कि एक एनिमल एक फैक्टर के लिए रेगुलेटर है और कुछ फैक्टर के लिए कन्फर्मर है। तो इसको हम कहते हैं कि एन एनिमल कैन बोथ एक्ट एज अ कन्फर्मर फॉर सम फैक्टर्स while as a regulator for other. तो कन्फर्मर as well as regulator, an animal can act both as a conformer as well as a regulator। और उसकी वजह क्या है कि एक एनिमल टोटली, यानी इट may not be exclusively regulator, बाज एनिमल ऐसे है कि वो टोटल एक्सक्लूसिव रेगुलेटर नहीं है, ना टोटल एक्सक्लूसिव कन्फर्मर नहीं है। फॉर ऑल द, यानी वो ना टोटल रेगुलेटर्स है ना टोटल कन्फर्मर्स है। Animal may be regulator with respect to the other internal parameter, but conformer with respect to another parameter। ये मैंने बता दिया कि may be a regulator with respect to one internal parameter। एक इंटरनल पैरामीटर के लिए मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन है, वो टेम्परेचर रेगुलेट तो कर रहा है लेकिन ऑस्मोटिकली रेगुलेट नहीं करता, तो ये एक के लिए ऑस्मो कन्फर्मर हुआ एक साइड पे और दूसरी साइड पे थर्मो रेगुलेटर हुआ, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन के बेस पे ये रेगुलेटर है और ऑस्मोटिक कन्फर्मेशन के बेस पे ये ऑस्मो कन्फर्मर है। फॉर एग्जांपल लेजर्ड कन्फर्म टू एक्सटर्नल टेम्परेचर। अब लेजर्ड जो है वो थर्मो रेगुलेशन नहीं करते, बस एक कूल ब्लडेड एनिमल है, जो बाहर टेम्परेचर एनवायरनमेंट का यही टेम्परेचर इनके बॉडी का भी होता है, तो थर्मो कन्फर्मर्स है लेजर्ड, लेकिन बट रेगुलेट देयर इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन विद इन नैरो। ये एक एग्जांपल मैंने से उठाया। लेजर्ड ऐसे ऑर्गेनिज्म है, लेट्स से इस तरह बाकी रेप्टाइल्स भी, ठीक है, वो थर्मो कन्फर्मर तो नहीं है, मतलब थर्मो रेगुलेटर है, लेकिन दूसरे साइड पे ऑस्मो कन्फर्मर है। तो जैसे मैंने बताया कि एक एनिमल थर्मो कन्फर्मर होगा एक साइड पे या दूसरे साइड पे वो ऑस्मो रेगुलेटर होगा। तो एक फैक्टर के लिहाज से वो रेगुलेटर है, यानी साल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन रखता है कांस्टेंट इंटरनल, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखता, तो टेम्परेचर के लिहाज से ये थर्मो कन्फर्मर है या कन्फर्मर है। दूसरे साइड पे
ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी के लिहाज से, साल्ट कंसंट्रेशन के लिहाज से उसको रेगुलेट करता है, तो उसको हम रेगुलेटर कहते हैं। उस बेस पे यही लेजर एक साइड पे रेगुलेटर है और दूसरे फैक्टर के लिए क्या है, कन्फर्मर है। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कन्फर्मिटी एंड रेगुलेशन क्या है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है कन्फर्मिटी के और रेगुलेशन के। तो ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस भी की, यहाँ पे सिर्फ मैंने इनलिस्ट किए। ईच स्ट्रेटेजी दैट इज कन्फर्मिटी एंड रेगुलेशन हैज इट्स बेनिफिट एंड कॉस्ट, यानी कन्फर्मिटी के अपने फायदे और नुकसान है और रेगुलेशन के अपने फायदे और नुकसान है, यानी दोनों स्ट्रेटेजी के फायदे भी है और नुकसान भी है। अब वो हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कस किए, लेकिन यहाँ पे बिकॉज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स डिमांड मेटाबॉलिक एनर्जी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जितने भी है मेटाबॉलिक एनर्जी डिमांड करती है, तो कन्फर्मिंग इज मच लेस एक्सपेंसिव देन रेगुलेटिंग, यानी कन्फर्मिटी के थ्रू हैंडलिंग करना एनवायरमेंटल चेंजेस को या रेगुलेशन के थ्रू हैंडल करना, दोनों में एनर्जी चाहिए, क्योंकि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ये हैंडल करते हैं। हमने पढ़ा कन्फर्मर में हर सेल इंडिविजुअली हैंडल करता है उस एनवायरमेंटल चेंजेस को, क्योंकि बॉडी तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकती, तो अगर बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो सेल का टेम्परेचर भी, तो सेल ने खुद अलहदा इंडिपेंडेंटली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या किसी भी प्रोसेस के थ्रू उसको टैकल करना है, हैंडल करना है उस ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर, ताकि वो सेल मर ना जाए उस ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर की वजह से। तो यानी उनकी सेलुलर लेवल पे अडाप्टेशन होती है, बॉडी लेवल पे अडाप्टेशन नहीं होते कि वो रेगुलेट कर सके। तो इस वजह से इन सब प्रोसेस के लिए कि अगर वो सेल है या एनिमल है, दोनों केसेस में एनर्जी चाहिए, तो कन्फर्मिंग इज मच लेस एक्सपेंसिव। अगर एनर्जी का खर्चा देखे तो खर्चा कम कन्फर्मिटी के केस में होता है, क्योंकि होमोस्टैटिक मैकेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा एटीपी का इनपुट चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स चाहिए, तभी वो एनिमल रेगुलेट कर, यानी ये एबिलिटी कि एक एनिमल अपने अंदर एक इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या फुल ओवरऑल इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखती है, तो इसके लिए उस बॉडी को बहुत ज़्यादा एटीपीज चाहिए, यानी उस बॉडी का थर्मोरेगुलेशन पे या होमोस्टेसिस करने पे बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा होता है, एटीपी के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, यानी जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और वो होमोस्टेसिस करवाते हैं एक एनिमल के, यानी एक रेगुलेटर का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है रेगुलेशन करने पे एज कम्पेयर टू कन्फर्मर। कन्फर्मर तो क्या, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप, सेल जाने और उसका काम जाने कि उसने किस तरह हैंडल करना है। तो कन्फर्मिंग या कन्फर्मिटी इज मच लेस एक्सपेंसिव देन रेगुलेटिंग, ये एक फायदा है कन्फर्मिटी का, यानी वो उसका ज्यादा खर्चा नहीं होता कन्फर्मर्स का, वो ज्यादा एक्टिव फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बास उसको नहीं चाहिए जो रेगुलेशन के लिए इधर रेगुलेटर में चाहिए। However, environmental changes can have deleterious effect in physiology, लेकिन दूसरे साइड पे यानी खर्चे के लिहाज से अगर देखें ये, ठीक है, कि मेटाबॉलिक एनर्जी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगर एक एनिमल रेगुलेट करता है या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है कन्फर्मिटी के शक्ल में या रेगुलेशन के शक्ल में, तो दोनों में एनर्जी खर्च होती है, लेकिन रेगुलेशंस में बहुत ज़्यादा ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है और उस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी का खर्चा होता है, एटीपीस, ठीक है, एज कंपेयर टू कन्फर्मर। तो कन्फर्मर और कन्फर्मिटी इज लेस एक्सपेंसिव देन रेगुलेशन, ये एक पॉइंट, ये एडवांटेज है कन्फर्मिटी का। लेकिन दूसरे एंगल से अगर हम देखें, जो एनवायरमेंटल ड्रॉप है टेम्परेचर का या यानी किसी भी फैक्टर में उतार चढ़ाव आ रहा है, आउट ऑफ रेंज आ रहा है, और वो बॉडी को जिस तरह कन्फर्मर करते हैं, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं बॉडी के सेल्स पे, बॉडी के पार्ट्स पे। तो एनवायरमेंटल चेंजेस कैन हैव डिलीटरीज इफेक्ट इन फिजियोलॉजी। तो अब एनवायरमेंटल चेंजेस किस पे ज्यादा असर करेंगे, कन्फर्मिटी में या रेगुलेशन में? कन्फर्मिटी में, क्योंकि हमने कहा कि वो अपना एक इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर या इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट नहीं रखते किसी भी लिहाज से, किसी भी पैरामीटर के लिहाज से लेट से,
तो अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है और उस एनिमल का टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है तो एक लेवल आ जाएगा कि वो सेल्स के फंक्शन को अफेक्ट करेंगे, यानी किस ड्रॉप तक वो, यानी इस ड्रॉप इन टेम्परेचर का सेल्स पे, बॉडी की फिजियोलॉजी पे इफेक्ट होता है और वो नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसके कंपैरिजन में अगर रेगुलेटर का देखे, टर्बो रेगुलेटर का देखे तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर रेंज रखता है, तो सेल पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होते एनवायरमेंटल चेंजेस का, क्योंकि वो एलो नहीं करते उस एनवायरमेंटल चेंज को इंटरनल बॉडी में। थर्मोरेगुलेटर्स क्या करते हैं? रेगुलेटर्स नेवर अलाउ द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज टू चेंज द इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ द बॉडी। तो सेल्स एक कांस्टेंट मीडियम में और एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट में, वो सल्ट्स की कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, उसमें रहते हैं, तो नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरमेंटल चेंजेस का रेगुलेटर्स पे कम होता है, यानी ये ज्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं सेल्स को रेगुलेटर एज कंपेयर टू कन्फर्मर। तो रेगुलेशन provides a much more stable environment as compared to conformer। तो दोनों के एक फायदा और एक नुकसान है, यानी एनर्जी के खर्चे के लिहाज से, एनर्जी डिसिपेशन के लिहाज से कहें तो रेगुलेशन हैज अ नेगेटिव पॉइंट, मतलब इसको ज्यादा खर्चा चाहिए, एटीपी चाहिए, बहुत बड़ा कॉस्ट हम पे करते हैं रेगुलेशन करने के लिए। कन्फर्मर उससे बचा पाते हैं अपने आप को, यानी उतना ज्यादा खर्चा नहीं होता कन्फर्मेशन में या कन्फर्मिटी में रेगुलेशन के कंपैरिजन में। दूसरे साइड पे एनवायरमेंटल चेंजेस का इम्पैक्ट ऑन द सेल्स के कंपैरिजन के लिहाज से अगर बात करें तो फिर रेगुलेशन ज्यादा स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कन्फर्मेशन के लिहाज से। ठीक, तो ये था सेकंड मेन पार्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। ठीक है, आगे हम अब रेगुलेशन किस तरह होता है, किस थ्रू होता है, तो हम इसमें अंदर होम्योस्टेसिस और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम या फीडबैक लूप सिस्टम की बात करेंगे। हाउ रेगुलेशन, कन्फर्मिटी तो आसान है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अब रेगुलेशन, हाउ द एनिमल रेगुलेट, थ्रू विच प्रोसेस दे रेगुलेट, तो वो होम्योस्टेसिस आपको पता है और फीडबैक लूप सिस्टम है उसके अंदर कंपोनेंट, तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं और किस तरह ये काम करते हैं, और फिर फीडबैक सिस्टम पढ़ेंगे, फीडबैक सिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे, मैकेनिज्म्स के, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में।